हेलो बच्चों, राम राम सारियान। आई होप आप सब ने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर ली होगी। 20 तारीख को आपका साइंस का एग्ज़ाम है। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों को टारगेट करेगी जिन बच्चों को साइंस समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। जो बच्चा होशियार है वो अपने आप कर लेगा। इस वीडियो में उसको कुछ टॉपिक समझने में हेल्प मिलेगी, लेकिन ये स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाई जा रही है जो जिनको फिजिक्स में थोड़ी परेशानी होती है। ठीक है, जो उसको याद नहीं कर पाते हैं या फिर उनको समझने में परेशानी होती है, तो ये स्पेशली उनके लिए रहेगी। ये एक पीडीएफ है बच्चों, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कलेक्ट किए हैं। आपकी साइंस की बुक में फिजिक्स के 4 चैप्टर हैं। ओके, चारों चैप्टर के मिला के टोटल 32 क्वेश्चन है। यहाँ पे हम वन बाय वन उनको देखेंगे और इस वीडियो में मैंने उनका आंसर प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। आप चाहो तो इनको डायरेक्ट याद कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको अच्छे से याद कर सकते हो। जो न्यूमेरिकल्स होंगे बच्चों, उनको मैं सोल्व करने का तरीका बताऊँगा। आपको स्टेप बाय स्टेप वो तरीका फॉलो करना है। और न्यूमेरिकल में एग्जामिनर क्या करेगा, कुछ एक वैल्यू चेंज कर देगा। अगर आपको सोल्व करने का तरीका पता है तो आप वो स्टेप्स फॉलो करके उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्ट ये वाले न्यूमेरिकल्स रटने नहीं है। न्यूमेरिकल्स का जो स्टेप होता है सोल्व करने का उसको समझना है, और जो भी एग्जामिनर न्यूमेरिकल देगा उसमें बस वो स्टेप्स फॉलो करते जाना है। और बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है उनको आप याद कर सकते हो। मैंने इजी लैंग्वेज में इनको लिखा है, आप इसको याद कीजिए और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हो। और जिन बच्चों को परेशानी होती है फिजिक्स समझने में, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन रहेगा कि आप इन 32 क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए। आई होप आपका पेपर अच्छा जाएगा और आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट में दो फिनोमिना पढ़ते हैं हम, एक तो होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के केस में एक लॉ था बच्चों, स्नेल्स लॉ। हमें उसकी डेफिनेशन देनी है, स्नेल्स लॉ क्या होता है। फिर है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद में वो पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा किसी भी मीडियम का। ठीक है बच्चों, तो वन बाय वन दोनों का आंसर करते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो देखो कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। हमारे पास दो मीडियम है, नीचे मान लो कि वाटर है, ऊपर मान लो एयर है। ठीक है, तो जब भी कोई लाइट आएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है बच्चों, जब लाइट एक मीडियम को पार करके दूसरे मीडियम में जाती है तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और अगर लाइट आए और मान लो एयर मीडियम में लाइट आ रही थी और वो किसी सरफेस पे टकराए और वापस यहाँ से उसी मीडियम में वापस चली जाए, ठीक है, तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि लाइट जिस मीडियम में पहले थी उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। और रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, लाइट एक मीडियम से आएगी और दूसरे मीडियम में चली जाएगी, उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, आपको इजी रहेगा समझने में। ये मान लो हम एयर मीडियम की बात कर रहे हैं और ये हमारा कोई लिक्विड है। ठीक है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और स्नेल्स लॉ क्या होता है बच्चों, जब लाइट आएगी, ये क्या था,
ये एक बाउंड्री है जो कि एयर को लिक्विड से अलग करती है। उस बाउंड्री पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ओके, तो जो लाइट आ रही है, आने वाली लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। ये इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी बच्चों, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई, वो जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी बच्चों, उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दो चीजें हो गई। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है बच्चों कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका अगर हम साइन ले, ओके, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ऐसे ही जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया अगर उसका भी साइन ले, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल्स ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। ठीक है, ये जो चीज है ये है बच्चों स्नेल्स लॉ। ओके, तो जब आपको पूछा जाएगा कि स्नेल्स लॉ को बताइए क्या होता है, तो आप ये डायग्राम बनाओगे और ये चीज लिखोगे, ये होता है स्नेल्स लॉ। और इसको लिखोगे कैसे, द रेशियो ऑफ, रेशियो है ये चीज। ठीक है, जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका रेशियो निकालते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रेशियो क्या रहेगा, इज ए कांस्टेंट। ओके, ये क्या था, स्नेल्स लॉ। एक बात और है इसमें, फॉर द गिवन लाइट एंड फॉर द गिवन मीडियम। अभी जैसे हमने यहाँ पे कौन सा मीडियम लिया है, एयर और लिक्विड। इस एयर और लिक्विड के लिए ये कांस्टेंट एक फिक्स रहेगा। ओके, अगर मैं लिक्विड को हटा के कोई और मीडियम ले लूँ, लिक्विड को हटा के अगर मैं सॉलिड ले लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एयर, यहाँ पे सॉलिड, अब क्या हुआ, हमारा मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज होने से कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मान लो पहले यहाँ पे 2 आ रहा था, तो मीडियम चेंज होने पे अब मान लो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो कांस्टेंट चेंज हो गया। ओके, तो ये जो कांस्टेंट है ये किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। ओके, मीडियम चेंज हो गया तो उसके बाद भी कांस्टेंट ही आएगा, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, अगर ये लाइन लिख लो तो आपके फुल मार्क्स है, अगर नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना याद कर लेते हो तब भी वो इनफ है आपको फुल मार्क्स देने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ। इसके साथ ही आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है। जितना आप डायग्राम बनाते हो, देखने वाला जो एग्जामिनर है वो इम्प्रेस होता है, उसको पता चलता है कि बच्चे ने समझी हुई है ये चीज़ें। ठीक है, तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, जहाँ भी पॉसिबल हो डायग्राम जरूर बनाया करो, ये हेल्प करेंगे आपको फुल मार्क्स देने में। उसके बाद में उसने पूछा था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है किसी भी मीडियम का। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम की। ठीक है, अब जैसे कि एयर है, एयर को हम एयर मीडियम क्यों बोलते हैं, लिक्विड, लिक्विड मीडियम को हम लिक्विड क्यों बोलते हैं, क्या चीज इन दोनों को अलग करती है, वो होती है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग होगा। ओके, तो होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट जो है वो मीडियम में अलग स्पीड से चलेगी और एयर में अलग स्पीड से चलेगी। ठीक है, एयर बोल दो या फिर इसको बोल दो वैक्यूम। एक्चुअल में तो बच्चों यहाँ पे वैक्यूम होता है। ठीक है, वैक्यूम क्या चीज है, जहां पे कुछ भी प्रेजेंट ना हो। मान लो एक रोड है,
अगर इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो तो आपको यहाँ से इस रोड को क्रॉस करने में क्या होगी, प्रॉब्लम फील होगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और अगर मान लो यही रोड पे व्हीकल क्या हो, कम हो, अब आपको ये रोड क्रॉस करना है तो आप इजीली क्रॉस कर लोगे, आपकी स्पीड क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करते हैं स्पीड ऑफ द लाइट की टर्म्स में, कि अगर लाइट हम उस मीडियम में से पास करवाएं तो वो कितना आसानी से उस मीडियम को पास कर लेगी, उसके हिसाब से हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ होगा कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, उसके हिसाब से हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे। ठीक है, वैक्यूम के कंपैरिजन में क्यों देखते हैं, क्योंकि वैक्यूम का मतलब है कि कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, हमारा रोड बिल्कुल खाली है, तो हम इसमें अपनी टॉप स्पीड में जाएंगे। ओके, तो जहां भी वैक्यूम होता है वहां पे लाइट अपनी टॉप स्पीड में जाती है। अब वो तो क्या होगी, टॉप स्पीड होगी, उसके कंपैरिजन में किसी मीडियम में स्पीड कितनी कम हुई है उसके हिसाब से हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे। ओके, मान लो खाली रोड पे आपकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, और अब आप किसी बिजी रोड पे चले गए, वहाँ पे आपकी स्पीड 60 है, 40 है, 30 है या 20 है, उसके हिसाब से आप क्या बताओगे कि किस रोड पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक था। ओके, जितनी कम स्पीड होगी यानी कि उस रोड पे उतना ज़्यादा ट्रैफिक है। ओके, ऐसे ही है कि जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगी जिस मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। आई बात समझ में, क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे बोलेंगे, इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, कि जो लाइट है उसकी एयर में स्पीड कितनी है, एयर का मतलब वैक्यूम। ओके, अगर वैक्यूम याद रहे तो ठीक है, नहीं तो एयर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट की स्पीड एयर में कितनी है और मीडियम में कितनी है, इस स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो रहेगा बच्चों वो क्या देगा हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का। ओके, और लाइट की स्पीड होती है बच्चों वो एयर में सबसे ज़्यादा होती है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, कितनी होती है, c के बराबर। c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी है बच्चों। यहाँ पे मैंने यूनिट इसलिए नहीं लिखी थी क्योंकि ये स्पीड भी हमारी क्या है, मीटर पर सेकेंड, और जो मीडियम में स्पीड नोट करेंगे हम वो भी क्या लेंगे, मीटर पर सेकेंड, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल। इस वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है बच्चों उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये क्या है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है, अगर आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है तो आप क्या बोलोगे, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट हम वैक्यूम में देख रहे हैं वो क्या है, मीटर पर सेकेंड, और जो स्पीड ऑफ लाइट हम मीडियम में देखेंगे वो भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, तो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे की यूनिट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी पे एक न्यूमेरिकल है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। अब ये न्यूमेरिकल जरूरी नहीं है कि एज इट इज आपको पूछा जाएगा, हो सकता है कि वहां पे इसकी वैल्यू चेंज कर दे। ठीक है, तो आपको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, कि
इसको निकालेंगे कैसे? क्या न्यूमेरिकल है बच्चों? लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब क्या है? ऊपर क्या है? एयर, और नीचे क्या है? ग्लास। दो मीडियम हो गए। लाइट क्या है? एयर से ग्लास में आ रही है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.5। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। हमें ग्लास के अंदर उसकी स्पीड निकालनी है। ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है एन। कितना है? 1.5। और हमने क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो एयर में तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है फिक्स, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हमें निकालनी है, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों? इस v को उस साइड ले जाएंगे, n को इस साइड ले आएंगे। क्या बन जाएगा? v = c/n। n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा बच्चों 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, एयर में ये स्पीड थी, मीडियम में ये स्पीड हो गई ना कम। ओके, तो एयर में हमारी गाड़ी टॉप स्पीड में भागती है, जब भी कोई मीडियम आएगा उसमें स्पीड क्या हो जाएगी? कम। ओके, तो इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अगर मान लो आपने कहीं कोई गलती कर दी हो कैलकुलेशन में और आपका आंसर आ जाए 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आंसर आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपकी स्पीड इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये क्या है? टॉप स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से कोई भी तेज नहीं भाग सकता। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो हमेशा इससे कम आएगा। ओके, अगर यहाँ तक सब सही है तो चलते हैं फिर अगले सवाल पे। इसमें क्या दे रखा है बच्चों कि हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है हमको ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। उसकी फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। टू ऑब्टेन इट्स रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कैसी इमेज बना रहा है? ये रियल इमेज बना रहा है। कहाँ पे बना रहा है? 30 सेंटीमीटर दूर बना रहा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर टॉल। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर है तो हमें इमेज की हाइट बतानी है। और ये तो सेकंड पार्ट हो गया। उससे पहले हमें क्या बताना है कि ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखना है कि वो रियल इमेज बनाए और 30 सेंटीमीटर दूर बनाए। ठीक है, इसमें बच्चों सबसे जरूरी तो ये है कि आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपने ये डायग्राम अच्छे से बना लिया तो आपका सवाल गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि आपको आंसर इसी डायग्राम से मिल जाएगा। अगर आपकी कहीं कैलकुलेशन में गलती होती है तो ये डायग्राम को देख के आप चेक कर सकते हो कि आपने सही निकाला है या गलत निकाला है। ओके, तो ये रफ वैल्यू बता देता है कि आपका आंसर इसके आसपास आना चाहिए। अब ये डायग्राम सही बनाने का क्या तरीका है, कैसे बनाओगे इसको सही? तो इसके कुछ 2-3 पॉइंट होते हैं, वो हमेशा याद रखने, और उनको अगर फॉलो करके डायग्राम बनाओगे तो आपका बिल्कुल सही बनेगा। सबसे पहली बात तो ये कि डायग्राम बनाते टाइम स्केल का यूज करोगे। हर एक चीज़ स्केल से नाप के करनी है। मैं यहाँ पे एक लेंस बना लेता हूँ।
और लेंस के सेंटर से हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हमारा लेंस का सेंटर है। अब फोकस क्या होता है बच्चों, लेंस के दोनों साइड फोकस रहेगा हमारा। अगर हम यहाँ पे जो भी चीज़ें बनाएंगे वो स्केल से बनाएंगे। अगर मैं सेंटर से यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दूर अगर मैं इसका फोकस बना रहा हूँ तो इधर भी 2 सेंटीमीटर दूर मेरा क्या रहेगा, फोकस। ओके, स्केल हमारा प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं यहाँ 2F अगर फोकस 2 सेंटीमीटर पे लिया था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, सेंटर से डबल, 2 सेंटीमीटर का डबल 4 सेंटीमीटर। ओके, वो क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेम डबल डिस्टेंस पे दूसरी साइड। ओके, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट हमें प्रॉपर ड्रॉ करने विद द हेल्प ऑफ स्केल। उसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या है कि मान लो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट है, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट लेके चल रहा हूं तो सबसे पहले तो मेरे को एक लाइन स्ट्रेट भेजनी है पैरेलल टू द एक्सिस। ओके, और ये जो लाइन पैरेलल टू द एक्सिस आई है ये यहां से कहाँ जाएगी, फोकस से पास होके जाएगी। इसको फोकस से पास करवाएंगे अच्छे से। आपको जब स्केल से बनाओगे तो इसको अच्छे से बनाना है। तो पहली बात तो ये कि जो भी लाइन पैरेलल टू द एक्सिस आएगी वो हमेशा फोकस से पास होके जाएगी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ओके, उसके बाद में क्या करोगे, दूसरी लाइन को आप यहाँ फोकस से पास करवा दो और जो भी लाइन फोकस से पास होके जाएगी वो कैसे जाएगी, पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, लाइट को पैरेलल टू द एक्सिस भेजा और जो पैरेलल टू द एक्सिस जाएगी वो फोकस से पास होगी। दूसरा हमने क्या किया, दूसरी लाइट को हमने फोकस से पास करवा के भेजा और जो लाइट फोकस से पास होगी वो लेंस से पास होने के बाद में पैरेलल टू द एक्सिस जाएगी। और जहां पे भी ये मिलेगी दोनों लाइन वहां पे क्या बनेगी, हमारी इमेज। ओके, और तीसरी लाइट को आप लेंस के सेंटर से भेजो सीधा, तो उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, वो लेंस से पास होने के बाद में सीधी उसी लाइन में चलती जाएगी और आगे जाके तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेगी। जहां भी मिलेगी वो वहां पे क्या बनेगा, इमेज बनेगी हमारी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है डायग्राम बनाते टाइम, और आपको ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम जरूर बनाना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पेपर में सेम टू सेम यही सवाल आएगा, जो भी आए आपको एक डायग्राम बनाना है उसका। अगर उसने वैल्यूज दे रखी है तो जब स्केल से लोगे, मान लो आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लेके चल रहे हो और यहाँ पे क्या दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो अगर 30 सेंटीमीटर स्केल के हिसाब से 30 सेंटीमीटर लेने लग गए तब तो पेज छोटा पड़ जाएगा। आप क्या करोगे, आपका जो 1 सेंटीमीटर है उसको क्या मान लोगे, इसके 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये 30 सेंटीमीटर कब होगा, जब आपका 1 2 3 सेंटीमीटर बनेगा। ओके, तो आपका 3 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्केल की हेल्प से उसने जहां पे भी बोला होगा उसी पॉइंट पे आप ऑब्जेक्ट या इमेज को रखोगे और ये डायग्राम बनाओगे। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू बोलते हैं, इमेज के डिस्टेंस को वी बोलते हैं। आई होप आप सबके पास में एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग तो होगी। ठीक है, फ्रेश तो हो नहीं, आप ये चीज़ें पढ़ चुके हो, अभी मैं सिर्फ इनको रिवाइज करवा रहा हूँ। ओके, और थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। अगर किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना। और एग्ज़ाम आ रहे हैं तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिले। ये जो क्वेश्चंस है बच्चों वो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इनमें से ही रिपीट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो ये जो एफ है ये बच्चों 20 सेंटीमीटर है। ओके, और रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो ये जो इमेज बनी है बच्चों ये कितनी दूर बनी है, 30 सेंटीमीटर दूर। ओके, तो v जो है वो है 30 सेंटीमीटर। और प्लस साइन क्यों है, आप सबने मैथ में ये पढ़ा होगा एक्सिस सिस्टम, x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। ओके, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो ये बनेगा प्लस एक्स, ये बनेगा माइनस एक्स, ऊपर की ओर प्लस वाई, नीचे की ओर माइनस वाई। तो जो भी डिस्टेंस हम ऐसे नाप रहे हैं उसको हम प्लस का लेंगे, और जो डिस्टेंस हम ऐसे नाप रहे हैं उसको हम माइनस का लेंगे। अगर कोई हाइट हम ऐसे नाप रहे हो ऊपर की ओर तो उसको प्लस का लेंगे, अगर नीचे की ओर नाप रहे हैं तो माइनस का लेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो नाप रहे हैं और वो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ नाप रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसकी वैल्यू को प्लस 30 सेंटीमीटर लिया है। और लेंस का फोकस बच्चों हम इस साइड लेते हैं और ये हम प्लस एक्सिस की तरफ नाप रहे हैं, तो इसकी वैल्यू भी हम प्लस लेंगे। ओके, प्लस 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गई हमारी। और क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है। ऑब्जेक्ट जो है 4 सेंटीमीटर टॉल है और ऑब्जेक्ट हम ऊपर की ओर ले रहे हैं, तो हाइट को क्या लेंगे, प्लस 4 सेंटीमीटर। ओके, ये जो न्यूमेरिकल है बच्चों जरूरी नहीं है कि एज इट इज आएगा, लेकिन मैंने ये जो प्रॉपर सोल्व किया है इसको एक फॉर्मेट में सोल्व किया है। आपको ऐसे ही फॉर्मेट में सोल्व करना है वहाँ, ताकि चेक करने वाले बंदे पे एक अच्छा इंप्रेशन जाए। तो सबसे पहले आपको वो सब चीज़ें लिखनी है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, जैसे कि इसने फोकल लेंथ दी थी तो मैंने फोकल लेंथ लिख ली है, इसने इमेज का डिस्टेंस बताया मैंने वो लिख लिया, इसने ऑब्जेक्ट की हाइट बताई मैंने वो लिख ली। ठीक है, और ये डायग्राम बना लिया है। उसके बाद में आता है बच्चों सॉल्व करने का। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या होता है वो, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v हमें पता है, f हमें पता है, तो u निकाल लेंगे। ओके, तो वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ से हम 1/u को दूसरी साइड ले जाते हैं, 1/20 को इस साइड ले आएंगे, तो ये बनेगा 30 और 20 का एलसीएम जो लेंगे बच्चों वो आएगा 60। 60 को डिवाइड करवा देते हैं 30 से, क्या आएगा 60/30, टू जो भी वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं न्यूमरेटर के साथ, 2 × 1 2। ऐसे ही 60 को जब 20 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आएगा 3, 3 की मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे 1 के साथ, क्या आएगा 3 × 1 = 3। ये आ जाएगा बच्चों किसके बराबर, 1/u के बराबर। अब 2 - 3 क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू 1/u। और अगर दोनों साइड हम रेसिप्रोकल ले लें या फिर क्या कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो u क्या आ जाएगा बच्चों, -60 सेंटीमीटर। अब ये तो क्या है 60 सेंटीमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है, और माइनस क्या है, डायरेक्शन बताएगा। और माइनस डायरेक्शन का मतलब कि माइनस एक्स एक्सिस की ओर। तो यहाँ पे ग्राफ में सेंटर से माइनस एक्स एक्सिस की ओर 60 सेंटीमीटर दूर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, तो जब स्केल से ये डायग्राम बनाओगे तो आपको पता है कि ये क्या है, इतना 20 सेंटीमीटर, ये क्या है 40 सेंटीमीटर, और ये क्या है 60 सेंटीमीटर। तो डायग्राम बनाते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, 60 सेंटीमीटर पे बन रहा है। और अगर वही इसको सोल्व करके मिल रहा है तो इसका मतलब है कि
आपने यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया है। ओके, अगर आंसर कुछ अलग आ जाए तो आप क्या करोगे, एक बार उसी टाइम पे दोबारा से चेक करोगे कि मैंने कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी है। ओके, तो आपकी जो भी चीज़ बढ़िया हो उसको पहले करो। अगर आप डायग्राम बनाने में अच्छे हैं तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ, क्योंकि इसमें फिर आप कम गलती करोगे। ओके, और अगर आप इसको सोल्व करने में ज़्यादा अच्छे हैं तो पहले इसको सोल्व करो और फिर डायग्राम बनाना। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो ये सोल्व ठीक कर दिया और आपने डायग्राम में गलती कर दी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। ओके, तो जो काम आप अच्छे से कर सकते हो पहले उसको निपटाओ, दूसरे को बाद में करना। अब ऐसे ही हमें क्या निकालनी है, इमेज की हाइट निकालनी है। इमेज की हाइट कैसे निकालेंगे बच्चों, मैग्निफिकेशन के फार्मूला की यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या था, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और लेंस के लिए ये किसके बराबर रहता है, v बाय यू के। v हमें पता है +30 सेंटीमीटर, u हमने अभी निकाला है -60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है +4 सेंटीमीटर। ओके, तो +4 को दूसरी साइड ले जाएंगे, 30/60 2, तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी बच्चों -2 सेंटीमीटर। ओके, और माइनस साइन क्या बता रहा है कि हाइट क्या है, -y एक्सिस की ओर है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +y एक्सिस की ओर थी, हाइट ऑफ इमेज -y एक्सिस की ओर है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है उसमें नेगेटिव साइन आया था। ओके, हाइट ऑफ इमेज इज 2 सेंटीमीटर, ये तो हमने मैग्नीट्यूड बता दिया, एंड नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी है। ठीक है, -y एक्सिस की ओर है। ओके, इजी था। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ये न्यूमेरिकल याद नहीं करने, आपको लिखने का तरीका देखना है कि कैसे हम इसको सोल्व करके आए पेपर में, ताकि हमें पूरे नंबर मिले। ठीक है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर सो एज टू ऑब्टेन ए 2 times मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है बच्चों, हमें एक कनकेव मिरर दिया हुआ है, ये हमारा कनकेव मिरर हो गया, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। मिरर के केस में फोकल लेंथ मिरर के सामने होती है, ये मिरर है, इसका ये वाला हिस्सा क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, और यहाँ पे कोटिंग की हुई है, तो इसके सामने की ओर इसका क्या होगा, फोकस। कितनी दूर है फोकस, 20 सेंटीमीटर दूर है। तो इसमें क्या पूछा इसने कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें हम कि हमें ऑब्टेन हो 2 times मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। इमेज कैसी बननी चाहिए, वर्चुअल, और कितनी बड़ी बननी चाहिए, 2 times। सबसे पहले तो ये देखो कि वर्चुअल इमेज बनती कब है। मिरर के केस में वर्चुअल इमेज तब बनती है बच्चों जब हमारा ऑब्जेक्ट मिरर और फोकस के बीच में रखा हो। ठीक है, तब उस केस में हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी। कब, कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, तो अगर इसने बोला कि वर्चुअल इमेज, तो एक बात तो हमें पहले ही पता चल गई कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और मिरर के बीच में मिलेगा कहीं ना कहीं। ओके, तो बीच में कहीं पे भी रख दो और ये डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के लिए वही बातें हैं, एक लाइट हम पैरेलल टू द एक्सिस भेजेंगे। ओके, जो लाइट पैरेलल टू द एक्सिस जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी, फोकस से पास। ठीक है, फोकस से पास करवा दी।
अब दूसरी लाइट को हम कहाँ भेजेंगे, दूसरी लाइट को हम भेजेंगे यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे, और ये वाली लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी वो जितना एंगल यहाँ पे बना के आई थी उतना ही एंगल यहाँ पे बना के वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, यहाँ पे देखो ये लाइट ऐसे जा रही है और ये लाइट ऐसे जा रही है, तो ये दोनों अब यहाँ तो कहीं पे भी मिलेगी नहीं। इनको क्या होगा कि जब हम पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो ये पीछे जाके मिलेगी। एक्चुअल में तो ये लाइट कहाँ चली गई, इधर चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये कभी मिलेगी नहीं। हम क्या कर रहे हैं, इनको वर्चुअली मिला रहे हैं, इसलिए हमारी ये कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज। ओके, और ये हमेशा बड़े साइज की बनेगी। ओके, तो ये डायग्राम बना लिया हमने पहले। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जो जो चीज़ें पता है वो सब लिखोगे। क्या क्या पता है, फोकल लेंथ पता है हमें, फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, और मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या रहेगी, माइनस एक्स एक्सिस की ओर, तो इसलिए नेगेटिव साइन -20 सेंटीमीटर। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है कितनी, 2 टाइम्स, यानी कि जो मैग्निफिकेशन है वो 2 है। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो यानी कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से डबल है। ठीक है, एक और चीज भी पता होती है कि मैग्निफिकेशन को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, -v/u, और m की वैल्यू 2 है, तो यहां से v क्या आ जाएगा बच्चों, -2u, u को उधर ले जाएंगे। तो ये सब चीजें हमें इससे पता चल गई। अब क्या करेंगे, हम यूज करेंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या था, 1/v + 1/u = 1/f। v हमें पता है u की टर्म्स में। ओके, v को हम लिख देंगे -2u, u को एज इट इज रहने दो, f हमें दे रखा है -20 सेंटीमीटर। तो अब क्या है, ये तो नंबर हो गया, यहाँ पे u है, यहाँ पे भी u है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करके हम u की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, जितने वेरिएबल होते हैं इक्वेशन में उनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है। अगर 2 वेरिएबल हो हमारे पास तो हमें 2 इक्वेशन चाहिएगी, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिएगी। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक ही वेरिएबल है u, तो हमें एक ही इक्वेशन चाहिए। दूसरा वेरिएबल जो था v, उसको हमने पहले ही क्या कर दिया, v को u की टर्म में लिख दिया। ठीक है, अगर ऐसे ही पड़ा रहता 1/v + 1/u, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए होती, एक v को सोल्व करने के लिए, एक u को सोल्व करने के लिए। लेकिन हमने क्या किया, इस v को u की टर्म में लिख दिया, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा, और एक वेरिएबल को सोल्व करने के लिए एक इक्वेशन काफ़ी है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा बच्चों 2u, और एलसीएम लेने के बाद में इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब -x एक्सिस की ओर, तो ये हमारा मिरर -x एक्सिस इधर, और इस पे 10 सेंटीमीटर दूर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन फोकस एंड पोल। ये तो हमें पहले ही पता था कि अगर वर्चुअल इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, फोकस और पोल के बीच में। और डिस्टेंस हमने निकाल लिया कि कितना दूर रखना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर। ओके, न्यूमेरिकल बच्चों आपको रटने नहीं है, आपको इनको सोल्व करने का तरीका देखना है और लिखने का तरीका देखना है कि लिखना कैसे है। डायग्राम बनाने बहुत ज़रूरी है, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करो आप। जितना अच्छा डायग्राम बना दोगे, यहाँ पे गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हमें पूछा गया है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों, हमारे पास एक मिरर है, इंसिडेंट लाइट आई, मिरर से टकराई और वापस चली गई, ठीक है। तो जो मीडियम यहाँ पे था, इंसिडेंट लाइट जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड लाइट वापस चली गई, मीडियम चेंज नहीं हुआ है। वहीं रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन में हमारा मीडियम चेंज हो जा रहा था, लाइट ऐसे आई और दूसरे मीडियम में चली गई, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, मीडियम का। रिफ्लेक्शन में मीडियम सेम रहता है, रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हो जाता है, ओके। अब पॉइंट और द रिफ्लेक्टेड रे, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो तीनों चीजें ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगी, ओके। आप सबके हाथ में कॉपी है ना। कॉपी का जो पेज है बच्चों वो एक प्लेन है, ठीक है। अब उस पेज पे आप पेन रख दो, ये मान लो एक पेज बनाए हुए आपने, ये एक पेज है, इस पे एक पेन रख दो। तो ये पेन क्या है, इस पेज के प्लेन में है, ओके। तीन चीजें ले लो, एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन और एक पेंसिल, ओके। और आपके पास ये जो पेज है इस पे ऐसे रख दो, पेंसिल, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ओके। तो ये क्या हो गए, एक हो गया आपका इंसिडेंट लाइट, एक हो गया नॉर्मल, एक हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट, और तीनों क्या है, तीनों इस पेज के ऊपर पड़े हुए हैं, यानी कि तीनों एक ही प्लेन में है। अब आप एक काम करो, तीनों में से किसी एक पेन को उठा लो, ऊपर पूरा हवा में नहीं उठाना है, ये ऐसे थे, इस पॉइंट को यहीं पे रखो, यहां से पीछे से उठा लो उसको। तो उठाने से क्या हुआ, उस पेन का प्लेन चेंज हो गया, अब वो पेज वाले प्लेन में नहीं है, ठीक है। प्लेन का कंसेप्ट आया समझ में, क्या होता है प्लेन। ये पहला पॉइंट यही था कि जो इंसिडेंट लाइट है और जो नॉर्मल जो हमने बनाया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, इस पॉइंट पे, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों इक्वल होंगे फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो डायग्राम जरूर बनाना है और ये दो पॉइंट लिखने हैं, इससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हमें लाइट के रिफ्रैक्शन के नियम बताने हैं, अभी हमने रिफ्लेक्शन के देखे थे, अब हमें रिफ्रैक्शन के लॉज बताने हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या था बच्चों, इसमें हमारा मीडियम चेंज हो जाएगा, ओके। इंसिडेंट लाइट अलग मीडियम में आ रही थी और रिफ्लेक्टेड लाइट अलग मीडियम में जाएगी, और जो दोनों मीडियम की जो बाउंड्री है उस पे जो नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड लाइट जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों इसमें हमारा पहला रूल तो सेम रहेगा दोनों केसेज में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। क्या था पहला रूल, कि इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे और द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, मीडिया मतलब मीडियम, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये चीजें आप याद ना करो तब भी चल जाएगा, क्या चीज है, सीधा सीधा लिख दो चाहे, द इंसिडेंट रे, द
रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल और लाई इन द सेम प्लेन। ये जो तीनों चीजें हैं, इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट, तीनों का प्लेन क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हमारे 3 पेन थे, पेन पेंसिल, ये तीनों हमारे क्या होने चाहिए, पेज के ऊपर पड़े हुए रहने चाहिए, किसी को भी हम उठा नहीं सकते हैं। तीनों का प्लेन क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ओके, अब रिफ्रैक्शन में दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है हमारा स्नेल्स लॉ। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। क्या होता है स्नेल्स लॉ, कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। दोनों का रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ये क्या था हमारा स्नेल्स लॉ। ओके, रिफ्लेक्शन में क्या था कि एंगल आई और एंगल आर हमारे इक्वल रहेंगे। रिफ्रैक्शन में क्या है कि एंगल आई का साइन और एंगल आर का साइन, इनका रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ओके, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आई होप आपको क्लियर है। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है बच्चों। हम क्या करेंगे, चारों चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करने के बजाय मैं 4 वीडियोस अलग अलग डाल दूंगा, जो कि स्पेसिफिक होगी हर एक चैप्टर के लिए। ठीक है, आज वाली वीडियो में हम ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कवर करेंगे। कल वाली वीडियो में हम ह्यूमन आई को कवर कर लेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को कवर कर लेंगे, उसके बाद में हम चौथी वीडियो में मैग्नेटिज्म को कवर कर लेंगे। अगर किसी चैप्टर में कम क्वेश्चन बन रहे हैं तो हो सकता है कि हम एक ही वीडियो में उन दोनों चैप्टर्स को कवर कर लें। ठीक है, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आई थिंक 1 घंटा के आसपास हो जाएगा। तो आज वाले में हम सिर्फ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के ही क्वेश्चंस को देखेंगे। ह्यूमन आई का हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। इसमें दिया हुआ है बच्चों कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, ये जो मिरर दिया हुआ है हमें, इसका ये फोकस हो गया और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो हमें बताना है कि मैग्निफिकेशन जो होगा वो कितना होगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में इमेज की हाइट क्या है, वो छोटी है या वो बड़ी है। ठीक है, तो हमें मैग्निफिकेशन बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, मिरर लेंगे, उसके सेंटर से हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब मान लो ये हम 1 सेंटीमीटर दूर फोकस लेके चल रहे हैं मिरर का, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे रहेगा, 2 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, फोकल लेंथ का डबल होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लिया। अब क्या दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो लो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख दिया। इमेज कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लाइट भेजेंगे पैरेलल टू द एक्सिस। तो ये लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, फोकस से पास होगी। ओके, तो ये फोकस से पास करवा दिया हमने। अब दूसरी लाइट कहाँ से भेजेंगे हम फोकस से भेजेंगे, और जो लाइट फोकस से होके जाएगी वो पैरेलल टू द एक्सिस वापस आएगी। ठीक है, तो ये हम वापस ले आए पैरेलल टू द एक्सिस। और जहाँ पे भी दोनों लाइटें मिली वहाँ पे क्या बनेगा हमारा, एज। तीसरी लाइट भी भेज सकते थे हम, कहाँ भेज सकते थे, हम भेज सकते थे पोल पे।
ओके। और ये लाइट पोल के साथ यहाँ जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल यहाँ बना के वो निकल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा इमेज बना। तो हम स्केल से मेजर कर सकते हैं कि हाइट कितनी थी हमारी। मान लो ये 1 सेंटीमीटर थी, तो हम स्केल से इसको भी मेजर कर सकते हैं। कितनी आएगा ये भी 1 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज भी हमारा कहाँ आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो डायग्राम से ही हमारा आंसर आ गया कि एक तो इमेज कहाँ बनी है, वहीं बनी है जहाँ पे ऑब्जेक्ट था, और दूसरा इमेज का साइज कितना है, वही है जो ऑब्जेक्ट का साइज था। अगर ये 1 सेंटीमीटर था तो ये भी 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन लिखना नहीं है, सोल्व करना है पूरा। ठीक है, ये तो हमने ये इसलिए बनाया था, एक तो इसको देख के एग्जामिनर हमें पूरे नंबर देगा, दूसरा कि अगर हम सोल्व करने में गलती कर दें तो इसको देख के हमें पता रहेगा कि हमने गलती कर दी है या नहीं की है। ठीक है, तो ये मैच करने के काम आएगा। सोल्व कैसे करेंगे इसको, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस क्या रहेगा ये हमारा, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। ओके, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया बच्चों आर के बराबर। और माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आर जो है बच्चों माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो माइनस साइन लगा दिया हमने। अब हमें क्या पता है कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। अगर ये कंप्लीट आर है तो फोकल लेंथ क्या होगी, r/2। या फिर मैं ये बोलूं कि अगर ये फोकल लेंथ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, डबल होगी फोकल लेंथ की। ठीक है, और r हमारा किसके बराबर था, u के। तो यहाँ से u आ जाएगा बच्चों हमारा डबल ऑफ द फोकल लेंथ। ये हमारा u है और ये क्या है, f यानी कि 2f। अब मिरर फार्मूला यूज कर लेंगे। मिरर फार्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। u हमने पता है -2f, f को f रहने दो, v निकाल लेंगे। v भी क्या आ जाएगा बच्चों, इसको सोल्व करके -2f, यानी कि जितना हमारा u है उतना ही हमारा v है। तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज आल्सो फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे हमारी इमेज बन गई। तो मैग्निफिकेशन कैसे मिलता है बच्चों, -v/u। v आ गया हमारा -2f, u आ गया -2f, दोनों सेम है, कट जाएंगे, -1। अब 1 तो क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। माइनस क्या बता रहा है कि इमेज क्या है, उल्टी है, इन्वर्टेड है। ओके, तो इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। सेम साइज की इमेज बनी है और उल्टी बनी है। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेप रहेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के। सबसे पहले हमें वो चीजें लिखनी है जो हमें क्वेश्चन में दे रखी हो, साथ में हमें डायग्राम बनाना है। अगर आपको डायग्राम बनाने में दिक्कत होती है तो आप पहले सोल्व करो इसको। ठीक है, उसके बाद में जो आंसर आए उसको मैच करते हुए डायग्राम बना देना। ओके, चलो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताने हैं कि कौन से टाइप का मिरर यूज करते हैं हम इन चीज़ों में। सबसे पहले सेविंग करते टाइम, फिर ऑब्जर्विंग लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ ए पेशेंट। जो डेंटिस्ट होता है वो आपके मुंह में एक छोटा सा मिरर यूज करता है, ठीक है, लार्ज इमेज देखने के लिए। तो हमें बताना है कि वो कौन सा मिरर होता है। तीसरा, ऑब्जर्विंग द रियर व्यू ऑफ द व्हीकल्स। जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, स्कूटी है, बाइक है, गाड़ी है, उनमें जो साइड मिरर होते हैं उनमें हम कौन सा मिरर यूज करते हैं वो बताना है, पीछे का व्यू देखने के लिए।
और हमें रीज़न भी बताना है कि हम वो क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो सेविंग। सेविंग में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? कनकेव मिरर। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब भी कोई सेव कर रहा होगा बच्चों, दाढ़ी बना रहा होगा, तो वो क्या करेगा? मिरर के बिल्कुल पास खड़ा होता है। ओके। और जब कनकेव मिरर में क्या बताया था, ये हमारा कनकेव मिरर है, और जब हमारा ऑब्जेक्ट मिरर और फोकस के बीच में होता है, ठीक है, तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज बनेगी और बड़े साइज की बनेगी। ठीक है। तो हमें दाढ़ी करते टाइम क्या देखना है? हमें अपना मुंह बड़े साइज का देखना है और सीधा भी देखना है। ठीक है। कहीं इन्वर्टेड हो जाए इमेज तो मुंह क्या दिखेगा? हमें उल्टा दिखेगा, वैसा भी नहीं चाहिए। तो कनकेव मिरर में क्या होता है कि कनकेव मिरर का हम फोकल लेंथ ज़्यादा ले लेते हैं। इससे जब हम मिरर के सामने खड़े होंगे तो हम कहाँ होंगे? मिरर और मिरर की फोकल लेंथ के बीच में खड़े हो जाएंगे। तो मुंह क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है? मिरर के पोल और फोकस के बीच में है। उससे ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी? सीधी बनेगी और बड़े साइज की बनेगी। तो हमें आसानी रहेगी दाढ़ी बनाने में। ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको? कनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन सेविंग मिरर बिकॉज व्हेन ए कनकेव मिरर इज प्लेस्ड very close to an object, a magnified and virtual image is formed। साथ में एक चीज और लिख सकते हो, वर्चुअल इरेक्टेड, यानी कि सीधी इमेज बनती है। ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, क्योंकि हमें सीधी इमेज चाहिए। अगर हम उसमें उल्टे हो गए, मुंह हमारा उल्टा दिखने लग गया, तो कैसे करेंगे दाढ़ी? ठीक है। सेविंग करना इजी नहीं रहेगा। तो इसलिए हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि ये बड़े साइज की इमेज दिखाएगा और इरेक्टेड दिखाएगा, सीधी दिखाएगा। दूसरा, ऑब्जर्विंग लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ ए पेशेंट। जो डेंटिस्ट होते हैं बच्चों, वो भी कनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि कनकेव मिरर में जब उस मिरर को दांत के पास रखोगे, दांत क्या होगा बच्चों? एक ऑब्जेक्ट की तरह, और ऑब्जेक्ट अब मिरर के फोकस और पोल के बीच में है। उससे उसकी इमेज बड़े साइज की बनेगी और सीधी बनेगी। ठीक है। दिस इज बिकॉज ए कनकेव मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल अपराइट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज फोकस्ड। ठीक है। तो दोनों का रीजन सेम ही है कनकेव मिरर यूज करने का। तीसरा क्या है? रियर व्यू इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं पीछे का देखने के लिए? उसमें हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्या है? ज़्यादा एरिया कवर करेगा। हमें क्या देखना है? ये हमारी गाड़ी है और हमें यहाँ से ज़्यादा एरिया तक देखना है कि यहाँ पे कोई और चीज़ तो नहीं आ रही है। तो ज़्यादा एरिया कवर करने के लिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। कन्वेक्स मिरर की शेप कैसी है बच्चों? इस टाइप की शेप होती है। तो ये इतना एरिया कवर कर लेगा। वहीं कनकेव मिरर इस टाइप का होता है, ये बस इतना एरिया कवर करेगा कोई भी चीज़ देखने के लिए। कन्वेक्स मिरर में ऐसी शेप होने की वजह से ये ज़्यादा एरिया कवर करता है। ओके। तो कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन रियर व्यू मिरर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। दिस इज बिकॉज दे प्रोवाइड ए वर्टिकल, वर्टिकल मतलब सीधी, वर्चुअल, वर्चुअल तो होती है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल साइज रिड्यूस्ड इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। रिड्यूस साइज यानी कि साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। हमें क्या करना है कि हमें पूरी सड़क का व्यू चाहिए कि पीछे और कोई साधन तो नहीं है। इसलिए कन्वेक्स मिरर क्या करता है? पीछे के साधन का साइज जो है वो छोटा कर देगा और ज़्यादा एरिया कवर करेगा, और इमेज जो है वो सीधी बनेगी, वर्टिकल। इसलिए हमें
पीछे का देखने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। अगर दूसरा मिरर यूज़ कर लोगे तो हो सकता है उसकी इमेज कैसी बने, उल्टी बने और बड़े साइज की बने, जिससे एक व्हीकल ही पूरा मिरर को कवर कर देगा तो हमें बाकी व्हीकल्स दिखेंगे ही नहीं। ठीक है, बड़े साइज की इमेज होने की वजह से। इसलिए उन मिरर का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर का, क्योंकि ये वर्टिकल इमेज बनाता है, फुल साइज की बनाता है, लेकिन रिड्यूस्ड बनाता है, छोटे साइज में। आज का लास्ट सवाल है बच्चों कि ए पर्सन यूजेज स्पेकल्स हैविंग लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ -2 मीटर, डिटरमाइन द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंसेज यूज्ड इन स्पेकल्स। यानी कि जो इंसान चश्मा यूज कर रहा है उसके जो लेंस लगे हुए हैं उसकी फोकल लेंथ ये -2 मीटर। हमें उन लेंस की पावर बतानी है और नेचर बताना है, कैसा नेचर है। तो हमें क्या दिया है बच्चों, फोकल लेंथ दी हुई है -2 मीटर। तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हो, नेगेटिव फोकल लेंथ किसके लिए होती है, कनकेव लेंस के लिए। ओके, कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो इसी से हमें पता चल गया कि नेचर कैसा है लेंस का। फोकल लेंथ -2 मीटर, माइनस साइन से हमें पता चला कनकेव लेंस है, और कनकेव लेंस होता है बच्चों डाइवर्जिंग, जो कि फैलाने का काम करता हो। कन्वर्जिंग होता है जो एक जगह लेके आने का काम करे, कन्वर्ज करे। डाइवर्ज जो फैला दे। तो कनकेव लेंस जो होता है वो बच्चों डाइवर्जिंग होता है। तो फोकल लेंथ की जो वैल्यू दी हुई है, इसी से हमें पता चल गया कि नेचर कैसा है। नेचर कैसा है लेंस का, डाइवर्जिंग। क्यों? क्योंकि माइनस साइन हमें क्या बता रहा है कि लेंस कौन सा है, कनकेव। अब पावर निकालनी है। पावर का फार्मूला होता है बच्चों 1/f। P is the power, F is the focal length. Power is inversely proportional to the focal length. ओके, तो फोकल लेंथ की वैल्यू हमें पता है -2 मीटर। तो पावर क्या आ जाएगी बच्चों, -12 डायोप्टर। डायोप्टर क्या है बच्चों, SI यूनिट है पावर की। जैसे फोकल लेंथ हम मीटर में लेके चल रहे हैं SI यूनिट, तो पावर की SI यूनिट क्या बनेगी, डायोप्टर डी। तो -0.5 डायोप्टर। अब जिसको भी चश्मा लगा हुआ हो, आप उनसे नंबर पूछना कि कितने नंबर का चश्मा है। वो नंबर जो होते हैं बच्चों, वो हम पावर के लिए यूज करते हैं कि कितनी पावर का चश्मा है। कुछ बच्चों के जो नंबर होता है वो +1 होता है, कुछ बच्चों का -1 होता है। तो -1 का मतलब 1 तो क्या है, पावर, और माइनस का मतलब कौन सा लेंस है, कनकेव। ओके, अगर पावर नेगेटिव आ रही है तो कौन सा लेंस यूज हुआ है, कनकेव। अगर पावर पॉजिटिव आ रही है तो कौन सा लेंस यूज हुआ है, कन्वेक्स। ठीक है, तो अब से आप ये मत बोलना कि मेरे इतने नंबर का चश्मा है, आप ये बोलना कि मेरे इतने पावर का चश्मा है। ठीक है, तो जो नंबर बताते हो वो आप पावर बताते हो, और माइनस प्लस जो लगाते हो वो लेंस के लिए यूज करते हो। अगर माइनस यूज कर रहे हो यानी कि कनकेव लेंस, और अगर प्लस बता रहे हो तो कन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको ये जो मटेरियल है ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, और पूरा जोर लगा दो इनको याद करने में, कि अगर पेपर में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में, और उस चैप्टर में जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर एक ही वीडियो में सारे चैप्टर कवर करूँगा तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, 2-3 घंटा की। इसलिए हम इनको अलग अलग वीडियो में तोड़ लेते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम।